नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लखनऊ से इस चुनाव मंच में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के अलग अलग रंगों की चर्चा कर रहे हैं और इसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण रंग है गैर यादव ओबीसी वोटर्स का। वैसे तो ये छोटी छोटी जातियां, बहुत सारी जातियां संयुक्त रूप से अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत बदल सकती है। अकेले भले ही कोई बड़ी विमर्श का चर्चा का विषय भले ही ना बने, लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों की किस्मत पलटने का, बदलने का ये ताकत रखती है, जो मादा रखती है, जो दम रखती है, वो ये छोटी पार्टियां। आप इसे इस कड़ी में जोड़ सकते हैं और इसलिए आज इस कड़ी में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल। आपका बहुत स्वागत है अनुप्रिया जी इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर। और आज के समय में ये चर्चा इसलिए भी दर्शकों को बता दूं खास हो जाती है ऐसे वक्त में जब बीजेपी से बहुत सारे ओबीसी चेहरे छिटक रहे हैं, तो आपकी भूमिका आपको लगता है पार्टी में और महत्वपूर्ण हो गई है, गठबंधन में और महत्वपूर्ण हो गई है? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी हैं। हमने पिछले कई चुनाव साथ में मिलकर लड़े हैं। 2014 में हमारा सबसे पहला गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कायम हुआ और उसके बाद 2017 और 2019 के चुनाव भी हमने मिलकर लड़े। और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के इस संयुक्त प्रयोग को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल से पसंद किया, चाहा, अपना ढेर सारा समर्थन दिया। और मैं समझती हूं कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो इतनी मजबूत सरकारें बनी, उसमें उस अपना दल के और भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के प्रति जो आम जनमानस के मन में एक विश्वास उत्पन्न हुआ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की परिस्थितियों में तो ये चौथा चुनाव हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो 3 प्रयोग हमारे सफल रहे, तो ये सफल प्रयोगों का इतिहास बताता है कि चौथा प्रयोग भी बहुत सफल होने जा रहा है और बम्पर जीत होगी एनडीए की, इतना मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। तो जो ये 300 प्लस का आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी और आप सभी सहयोगी मिलकर चल रहे हैं, आपका अपना आकलन क्या कहता है? आप क्या माहौल देख रही हैं? देखिए, माहौल बहुत सकारात्मक है, बहुत मैं आशावादी भी हूँ, क्योंकि हमारी जो उपलब्धियां रही, हमारा जो एक काम रहा और समृद्धि के जो नए मानक भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की एक संयुक्त सरकार ने स्थापित किए, मुझे उसे देखकर एक भरोसा मन में आता है कि अब जब नतीजे आएंगे 10 मार्च को, तो आप स्वयं देखेंगी कि ऊंट एनडीए की करवट ही बैठेगा। ये आप कह रही हैं, लेकिन जितने विरोधी हैं, अब मैं अखिलेश यादव का ही जिक्र कर दूं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारे गुलदस्ते में तो इतने रंग हैं जितने रंग आपको एनडीए में नहीं देखने को मिलेंगे। हर छोटी जाति से लेकर मुसलमान, यादव, हिंदू, हर तरीके से वो अपने आप को चेहरों के तौर पर भी और ताकत के तौर पर भी कह रहे हैं कि हमारे नंबर गेम में भी हम आगे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अब परवान चढ़ चुका है और जाहिर सी बात है कि एनडीए गठबंधन और सामने माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक गठबंधन बनाया है। तो अब जनता के बीच में जाके ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा गुलदस्ता थोड़ा कम खूबसूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 से 2017 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देखा है। ज्यादा है, हमारे पास दल ज्यादा है, सहयोगी ज्यादा है और हम कहेंगे कि हमारे रंगों की खूबसूरती के चाहने वाले 3 चुनाव में इस बात को साबित कर चुके हैं और हमारा जो गुलदस्ता है वो उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और ये 3 चुनाव के परिणाम बताते हैं और इस बार फिर हम अपनी सफलता को दोहराने जा रहे हैं। वो तो दावा करते हैं 400 तक जाने वाले हैं। ये तो अच्छी बात है, इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इन दावों की हवा भी निकल जाएगी जब 10 मार्च को ऊंट एनडीए की करवट लेगा। अच्छा, लेकिन इन दावों के पीछे अखिलेश यादव की अपनी कुछ वजहें हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़ गए, वो हमारे साथ जुड़ गए। वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग के इतने बड़े नेता थे, वो साथ छोड़ गए। वो कहते हैं दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के हो गए। अब वो किनके दम पर कहते हैं कि हमारी सबके साथ, सबके विकास और विश्वास की ये सरकार है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूं बड़े पुरजोर तरीके से आपके इस चर्चा में। चुनाव के ठीक पहले जब लोग अपनी पार्टी लॉयल्टीज को स्विच करते हैं, तो आम जनमानस के ऊपर इसका कोई बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं जाता है। लेकिन क्योंकि यदि अभी मैं आपको टोक रही हूं, लेकिन यही लॉयल्टी तो स्विच हुई थी, बीएसपी से स्विच करके आए थे बीजेपी में। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूं
कि जब चुनाव के ठीक पहले आप ऐसे निर्णय लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन में ये एक प्रभाव जरूर जाता है कि ऐसे जो निर्णय होते हैं वो अपने पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर ज्यादा लिए जाते हैं और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ऐसे निर्णय कम लिए जाते हैं। इसलिए पार्टियों की सेहत पर इस एंट्री एग्जिट का कोई बहुत असर नहीं पड़ता है, बल्कि 5 साल यदि हम सरकार में रहे तो हमारी क्या उपलब्धियां रही और यदि हम विपक्ष में रहे तो हमने आम जनमानस के बीच में जाकर कितना संघर्ष किया। ये दोनों बातों का आकलन और इसके निचोड़ को, इसके निष्कर्ष को निकालने के बाद जनता अपनी चॉइस पर मुहर लगाती है, ऐसा मेरा मत है। देखिए, आप ये कह सकती हैं कि दारा सिंह हो गए या स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए या 2-3 और मैं नेताओं का अगर नाम यदि गिना दूं कि उन्होंने ठीक है चुनाव से एन पहले स्विच कर लिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो आपके साथ ही थे, मिलकर चुनाव भी लड़ा था, सरकार में भी थे, उसके बावजूद वो ये आरोप लगाते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। देखिए, वो काफी पहले गठबंधन से अलग हुए हैं, उन्होंने अपने विषय भी रखे, लेकिन एक सहयोगी गया है तो दूसरा सहयोगी आया भी है। तो एनडीए में जो एक उनके जाने से एक वैक्यूम हुआ, उसकी डॉक्टर संजय निषाद जी ने भरपाई भी कर दी है। उनका भी अपना एक संघर्ष है, अपना एक कमिटेड वोटर है और मुझे लगता है कि उनके आने से एनडीए को मजबूती भी मिली है। नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात कर लें तो वो ये कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान ही नहीं दिया गया, और जिस गठबंधन में वो है उसने बहुत सम्मान दिया है, तो उसके कुछ उदाहरण पेश करें। वो उस गठबंधन ने या उस लीडिंग पार्टी ने जो आज गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, तो मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण कोट करने चाहिए कि ओबीसी के हित में कौन से फैसले किए गए, इतने कई टेन्योर्स उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए। ये सवाल तो माननीय राजभर जी से भी है, उन्हें सोचकर बताना चाहिए, इसका जिक्र करना चाहिए। हमारे पास तो बहुत उदाहरण है, हम एक एक करके बता सकते हैं एनडीए गठबंधन ने ओबीसी के हितों में कौन कौन से फैसले किए हैं। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 पॉइंट रोस्टर के लागू करने का निर्णय किया, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस विषय को संज्ञान में लिया और 200 पॉइंट का रोस्टर जो है उसकी बहाली के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का काम किया, क्योंकि एक पूरे यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मान के वैकेंसीज निकाली जाए तो उसमें जो हमारा आरक्षित वर्ग है उसके हितों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। लेकिन अगर हम 13 पॉइंट रोस्टर पे जाते तो यह अन्याय होता। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम की बहाली का कदम मोदी जी की सरकार ने उठाया। नहीं, लेकिन उनका आरोप तो यह है कि आरक्षण चाहते थे, आरक्षण नहीं मिला। आपके अपने विरोधी ये कहते हैं कि कुर्मी जाति के लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, वोट पूरा मिला लेकिन जाति को कुछ नहीं मिला। देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं मालूम कि विपक्षी क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरी पार्टी अपना दल समाज के दबे कुचले, पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के व्यापक हितों की बात करती आई है और उसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण मैंने आपको 200 पॉइंट रोस्टर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहाली का दिया। और बड़े विषयों पर ही बात होती है, कोई कास्ट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के साथ मेरी पार्टी कभी नहीं चली है। हमने एक बड़े वर्ग के हितों से जुड़े हुए मसले उठाए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रकरण अभी उत्तर प्रदेश में आया, आपने भी देखा, छात्र हमारे आंदोलन कर रहे थे, बहुत लंबा, ये कई महीने तक आंदोलन चला। अपना दल ने निरंतर इस विषय को अपने सहयोगी दल के साथ उठाया, उस विषय को संज्ञान में लेते हुए समय जरूर लगा है, लेकिन उसमें जो आरक्षण की विसंगति थी उसको दूर करने का काम सरकार ने किया है। तो हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो संघर्ष है, वो एक व्यापक समाज के हित में है और जो पूरा पिछड़ा वंचित समाज है उसके हित में हम काम करते आए हैं। ये हमारे इतिहास नाराज क्यों हो गए? अभी राजभर जी का कोई अपना विषय हो सकता है तो वो रख सकते हैं, और किसी भी विषय के समाधान के लिए कई बार हमें निरंतरता रखनी होती है। बहुत सारे विषयों का समाधान होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया 69,000 शिक्षक भर्ती का। ऐसा नहीं था कि जिस क्षण हम इसे संज्ञान में लाए उस क्षण इसका समाधान हुआ, हमें भी बात कई बार करनी पड़ी, लेकिन अंततः उस विषय का समाधान हुआ। तो एक स्थिरता भाव के साथ, एक निरंतरता के साथ हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए यदि हम उनके हितैषी हैं, हमको निरंतर आवाज उठानी चाहिए। और एक बात और हमेशा याद रखनी चाहिए, राजनीति में आपकी ताकत आपका संख्या बल होता है। आपका जितना बड़ा संख्या बल होगा, आपका सरकारों में उतना बड़ा हस्तक्षेप होगा। तो मुझे लगता है कि एक और जब हम पिछड़ा वर्ग के हितों से जुड़ी हुई या अनुसूचित जाति जनजाति के हितों से जुड़े हुए मसलों को उठाते हैं, उसके साथ ही साथ हमें जमीन पर संघर्ष करते हुए राज्य के सदन से लेकर देश के सदन तक अपने संख्या बल को बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे आपका संख्या बल बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। आज हो सकता है कि
हम किसी मसले के लिए आवाज उठाएं तो उसके समाधान में लंबा समय लगे, कल हमारी ताकत बढ़ेगी तो वो कम समय में हो जाएगा। दिस इज डेमोक्रेसी, इज अ गेम ऑफ नंबर्स। और इसलिए राजनीतिक विश्लेषक और जानकार ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के चले जाने से, स्वामी प्रसाद मौर्य के चले जाने से, दारा सिंह चौहान के चले जाने से अपने आप आपकी ताकत गठबंधन में ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, ऐसा है, हमारी ताकत किसी के जाने या आने पर निर्भर नहीं है। अपना दल का एक लंबा इतिहास है संघर्षों का। इस पार्टी का गठन सन 1995 में मेरे पिताजी, अपना दल के संस्थापक इशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया। बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया पिछड़े कमेरा समाज के साथ उनके लिए संघर्ष करते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए। तो हमारी अपनी ताकत जो है वो हमारे इतने वर्षों की त्याग और तपस्या का प्रतिफल है। किसी के आने या जाने से ना हमारी ताकत घटेगी ना बढ़ेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी ताकत हमारे अपने प्रयासों से और ईमानदार प्रयासों से बढ़ेगी। अनुप्रिया जी, आप देखिए दिल्ली के LSR कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा एक ऐसे माहौल में हुई है जहां पर शिक्षा को, रोजगार को महत्व दिया गया है। अब आप चूंकि राजनीति में आ गई हैं, राजनीति में विमर्श का केंद्र राम मंदिर, मथुरा में मंदिर, क्या आपको ठीक लगता है? राजनीति में विमर्श का ये केंद्र होना चाहिए? धर्म आस्था का विषय है और अपना दल धर्म की राजनीति नहीं करता, ये मैं स्पष्ट रूप से आपके इस मंच पर कह रही हूं। हम सिर्फ समाज के दबे कुचले वर्ग के हक और अधिकार की राजनीति करते हैं और ये दूसरी पार्टियों का विषय है कि वो क्या राजनीति करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, सामाजिक न्याय और विकास के एक कॉमन एजेंडा के साथ आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति को अपना आधार बनाकर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, उनकी अपनी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, वो अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। हमारा हस्तक्षेप उनके वैचारिक कमिटमेंट पे नहीं हो सकता। हमारा हस्तक्षेप तो हमारी पार्टी क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, किन सिद्धांतों के प्रति समर्पित है, उसके लिए ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे आने का आधार भी तय है, पिछड़ों कमेरे वंचित समाज के साथ न्याय और प्रदेश और देश का विकास। नहीं, वो तो मसलों पर हम साथ आए हैं। क्योंकि बीजेपी तो बात करती है ना, संयुक्त हिंदू वोट बैंक की बात करती है, वो कहती है कि हमें 80-20 की बात करती है। ये बीजेपी का विषय है, इस पे अनुप्रिया पटेल का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? अनुप्रिया पटेल तो अपना दल की बात को लेकर उनके हिंदुत्ववादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम, क्योंकि एक सहयोगी के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल नहीं, हमारी सहयोगी की जिम्मेदारी कभी नहीं होती है दूसरे दल की विचारधारा को मजबूत करना। हमारी जिम्मेदारी यह है कि जिस कॉमन एजेंडा पर हम साथ आए हैं उसके मसलों पर हम बात करते रहेंगे और हम हमारी पार्टी को ही बढ़ाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना दल की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेगी? ये उनका दायित्व नहीं है। उसी प्रकार अपना दल का दायित्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम करना। हमारा अपना वैचारिक कमिटमेंट है, उसके प्रति समर्पित है, उसकी ही बात करेंगे। आपके लेकिन अपने व्यक्तिगत विचार क्या है? क्या मथुरा में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण मंदिर भव्य बनना चाहिए, कोई कॉरिडोर बनना चाहिए? काशी में कॉरिडोर बन गया, उसका इतना प्रचार हुआ, राम मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, उसका प्रचार हो रहा है। मैंने पहले ही इसका उत्तर दिया कि धर्म हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। ये देश, हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, देश का कोई रिलीजन नहीं है। सब अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है। हमारे लिए धर्म राजनीति का आधार नहीं हो सकता। आप ठीक कह रही हैं कि बात होनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, लेकिन आप लोगों की ही सरकार है और प्रयागराज में इतना बड़ा कांड हो जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं, बार बार विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं। क्या यही होता है सबका साथ और विकास? ये जो घटना हुई इलाहाबाद में, प्रयागराज में, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हमने सरकार से इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। सरकार ने इस प्रकरण को संज्ञान में भी लिया है। इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी हमारे दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या उत्पीड़न स्वीकार नहीं है अपना दल को। और जो हमारे कुछ पुलिसकर्मी हैं उनका सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से निलंबन भी किया था। जांच की प्रक्रिया पूरी हो, जो दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, मैं अखिलेश यादव जी का एक कोट पढ़ रही हूं, आप फिर उस पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। जनता द्वारा फेल घोषित किए गए अनुपयोगी जी को पास कराने के लिए जो दिल्ली की फौज आ रही है वो पहले बंगाल में फेल हो चुकी है। देखिए, देश में लोकतंत्र है, सभी पार्टियां अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हैं,
सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ा स्ट्रक्चर है, सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्र में सरकार है, तो राज्यों में सरकार बनाना महत्वपूर्ण है, तो सेंट्रल लीडरशिप आएगी ही। हम चुनावों में फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। जैसे अखिलेश जी 2017 में फेल हो गए और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी पास हो गई। तो ये तो चुनावी दंगल है, इसमें कोई भी आगे निकल सकता है। आप अपना काम कीजिए, अपनी बात कीजिए, किसी को प्रचार करने से कैसे रोक सकते हैं? लोकतंत्र में सबको आजादी। लेकिन इसी चुनावी दंगल में कांग्रेस पार्टी भी ताल ठोक रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे रही है। देखिए, इसका दो पक्ष आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि महिलाओं को राजनीति में विमर्श के केंद्र में लाया जा रहा है, लेकिन क्या ये केवल वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है या वाकई में उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है? सवाल भी पूछा और जवाब भी दे दिया। चुनाव तो अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इतनी याद आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो केंद्र में सरकार बना चुकी है, आज कई राज्यों में सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, कई राज्यों में अन्य जगह भी चुनाव हो रहे हैं। तो क्या हर जगह यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है? निश्चित रूप से महिलाओं की राजनीति, वो तो कह रहे हैं कि यूपी में ये फॉर्मूला पास होगा, अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा। तो अभी फिलहाल जब चुनाव हो रहे हैं दूसरे राज्यों के, उस वक्त इस फॉर्मूले को अपनाया नहीं किया जाए। यूपी एक प्रयोगशाला बन चुका है, और प्रयोगशाला इसलिए बन चुका है क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई जमीन ही नहीं बची, तो नई जमीन तलाशनी है, कोई कमिटेड वोटर नहीं है, इसलिए लड़कियों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। आपकी महिला है, आपकी भागीदारी है, भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह रही हूं कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। जो बात यूपी में होती है वो बात पंजाब में क्यों नहीं होती, वो बात उत्तराखंड में क्यों नहीं होती, वो बात छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्यों नहीं होती? हर जगह होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राज्य में तो महिलाओं से प्रेम है, दूसरे राज्य में महिलाओं की चिंता नहीं है? ये डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि एक अंदाजा आप क्या मानकर चल रही हैं, क्योंकि अभी तक तो पहले बीजेपी कहती थी कि 325 पार, इस बार 325 से कम या 325 से ज्यादा? आंकड़ा तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा स्पष्ट होते जाएंगे। अंत में आप यही कहेंगे, जानदार, शानदार, जबरदस्त जीत एनडीए की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। हमारे साथ जुड़ी रही हैं अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने कहा कि शानदार, दमदार सरकार आने वाली है, एनडीए की सरकार आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।